बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अपने घरों में खुश हैं? मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इनफर्टिलिटी में सिर्फ ख़वातीन का ही कसूर नहीं होता। इसमें जितना फीमेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उतने ही मेल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी या बांझपन किसे कहते हैं। जब एक कपल शादी के बाद एक साथ रह रहा है और एक साल साथ रहने के बावजूद उनके घर में कोई गुड न्यूज़ नहीं आती, यानी कि उनको मामा बनने का जो खुशी है वो नसीब नहीं होती, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। और आजकल इसको सब फर्टिलिटी ज़्यादा कहा गया है, क्योंकि इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट कभी वो बन ही नहीं सकते माँ बाप, जबकि ये टर्म गलत है और सब फर्टिलिटी का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें कोई भी अगर फीमेल होगी तो सबसे पहले उसको अपना एज का पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी जो है के लिए सबसे पहले आप जो वर्कअप करते हो तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द फीमेल। तो ख़ातून की एज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है फीमेल की वो होती है 15 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक जो है कोई भी खातून जो है वो माँ बन सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे किसी औरत की एज बढ़ना शुरू होती है स्पेशली आफ्टर 40, तो उसमें हार्मोन्स के फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो अपनी बॉडी का अपनी सेहत का कितना ख्याल रख रही हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की और भी कंडीशंस हैं जैसे जो उसकी ओवरी को अफेक्ट करती हैं या उसकी यूट्रस को अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी फैक्टर्स मिल के इस चीज़ का फैसला करती हैं कि वो माँ बन सकती हैं या नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल हमारे सेटअप में देखा गया है पीसीओएस। पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस है और जो कि ज़्यादातर बिकॉज हम लोगों की डाइट इस तरह की है, हमारी खुराक इस तरह की है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। बहुत ज़्यादा हम जो है चिकन फीड पे आ चुके हैं, चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा बिल्कुल घरों में बैठे रहते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जिस नतीजे में ये होता है कि औरत का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इवन आजकल टीनेज लड़कियां भी दिख गई हैं बहुत ज़्यादा जिनका बॉडी वेट होता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, एग्स नहीं बनते हैं, अंडे नहीं बनते हैं, और जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल्स। इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स जिसकी वजह से ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट होती है और इवन निपल से जो है वाटरी डिस्चार्ज या मिल्क डिस्चार्ज होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पीसीओएस के लिए आपने अपना एफएसएच और एलएच करवाना है। दूसरा आपका आ जाता है प्रोलैक्टिन, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है तो इसके लिए भी काफ़ी किस्म के अद्वियात आती हैं। और फोर्थ इज़ थायराइड डिजीज़। थायराइड डिजीज़ अदर वो हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद ये जो हमारे आगे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ और हार्मोनल लेवल्स, फिर आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरह से है, उसकी बचदानी कैसी है, कंजेनिटल कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई इसके अंदर जैसे रसूली फिब्रॉइड तो नहीं है, और जो ट्यूब्स होती है प्रेगनेंसी की वो खुली हुई हैं, कोई ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। आमतौर पे देखा गया है कि ख़वातीन की सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन जब हम उसका हिस्ट्रोसल्फेंजियोग्राफी कराते हैं तो ट्यूब्स जो है वो बायलिटरल ट्यूबल ब्लॉकेज आ जाता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो टीबी भी हो सकता है, सेल्फिंजाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शंस भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा ओवेरियन रिज़र्व कैसा है, उसके अंदर एग्स की क्वांटिटी कितनी है, ओवेरियन फंक्शन किस तरह से है। अक्सर ये देखा गया है कि बिकॉज ओल्ड एज में स्पेशली आफ्टर 40 में जो है ओवेरियन फंक्शन इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए भी अक्सर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट्स की जो एफएसएच लेवल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। ये तो होगी हमारी फीमेल्स की बात। इसके अलावा फीमेल्स में जो सबसे और इम्पॉर्टेंट है वो इन्फेक्शंस है। आमतौर पर देखा गया है कि जैसे पेशेंट के इन्फेक्शन को हम ट्रीट करते हैं वहाँ पे वो पेशेंट जो है हमारे पास कंसीव करके आ जाती है। और दूसरा आपका मेल काउंटर पार्ट है। मेल काउंटर पार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है उसकी सीमन एनालिसिस।
बहुत ही इजी है। 3 डेज़ जो है वो अपने मतलब उनके बीच में जो है एब्सटिनेंस होना चाहिए, कोइटस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से ना मिले हों। फिर वो अपना सीमन का टेस्ट करवाते हैं और सीमन एनालिसिस के अंदर जो है स्पर्म काउंट देखा जाता है कि तादाद कितनी है। दूसरा देखा जाता है उसकी मोटेलिटी कैसी है, एक्टिव स्पर्म्स कितने हैं, जिनकी रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन कैसी है और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पर्म्स की स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर पस सेल्स तो नहीं। अगर पस सेल्स है तो हमने जो मेल पार्टनर है उसको एंटीबायोटिक्स दे के उसके पस सेल्स को कम करना होता है। और फिर आ जाते हैं मेल पार्टनर में, अगर स्पर्म काउंट का इशू है या कोई ऐसी बात है तो वो अपनी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके अपना जो है टेस्टिस के एग्जामिनेशन करवाए, टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाए, कहीं कोई वेरिकोसील तो नहीं है या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा मेल का ऑक्यूपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो काम क्या करता है, कहीं कोई ऐसी जगह ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स तो नहीं है, कहीं ऐसी जगह वो काम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से कोई टॉक्सिन्स कंटिन्यूसली उसके स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लैपटॉप का काम तो नहीं है। लैपटॉप अक्सर मर्द हजरात जो है अपने लैब में रखते हैं जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होने की वजह से उनके टेस्टिस में जब हाई टेम्परेचर होता है तो स्पर्म काउंट डिक्रीज़ होता है। तो ज़रूरी है कि हम फीमेल पार्टनर के साथ हम मेल पार्टनर को भी थोड़ा सा काउंसलिंग करें और स्पेशली उनको अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताएं और कंटिन्यू करें उनको अपनी जो भी इनके एसेंशियल मेडिकेशन है। अगर उनको कंसीव करने के लिए मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है तो अच्छी से अच्छी उनको मल्टीविटामिन्स तजवीज़ की जाए। और इसके अलावा उनकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कपल्स आते हैं हमारे पास, जी मेडिसिन भी हमने उनको दे दी, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनको उनके क्वार्टर्स के डेज़ ही नहीं पता कि किस दिन में उन्होंने आपस में इंटरकोर्स करना है ताकि वो आसानी से कंसीव कर सके। तो इस पार्ट को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये कोशिश आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।